हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये सिस्टम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से किस तरह डिफरेंट है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। और वेपर कंप्रेशन से अगर इसकी इनिशियल तुलना की जाए तो ये उससे किस तरह से डिफरेंट तरीके से वर्क करता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हमारा जो सिलेबस का यूनिट नंबर है 2.4 और हमारी सब्जेक्ट का नाम है ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, प्रशीतन एवं वातानुकूलन। और आज हम अपने लेक्चर में जानेंगे सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं आगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सरल वाष्प अवशोषण प्रशीतन निकाय या सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और ये हमारे सिलेबस की यूनिट है 2.4.1 और मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक को शुरू करने के लिए मुझे सबसे पहले कंपैरिजन दिखाना होगा जिसमें वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में बताया गया है। और ये जो सिस्टम है ये वेपर कंप्रेशन से किस तरह डिफरेंट है। तो वेपर कंप्रेशन में जो हमने जाना था उसके सिद्धांत के आधार पर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वेपर कंप्रेशन सिस्टम का जो सिद्धांत था वो वेपर को कंप्रेस करने से रिलेटेड था। हम इवेपोरेशन के पश्चात वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं और उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं। लेकिन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हम वेपर को कंप्रेस नहीं करते हैं, वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं। वेपर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो एब्जॉर्ब करते हैं वेपर को, रेफ्रिजरेंट वेपर को, ये हम करते हैं पानी से। पानी से हम वेपर रेफ्रिजरेंट है, इसमें होता है अमोनिया, और अमोनिया की जो वेपर वाष्प है उसको हम पानी के द्वारा एब्जॉर्ब करवाते हैं और उसके बाद ये साइकिल शुरू होता है। तो वेपर कंप्रेशन में हम क्या करते हैं, वेपर को कंप्रेस करते हैं, वेपर एब्जॉर्प्शन में वेपर को एब्जॉर्ब किया जाता है। यदि हम सिंपल वेपर कंप्रेशन के डायग्राम देखें तो वेपर कंप्रेशन में कंप्रेसर जो मेनली होता है वो कंप्रेस करने का कार्य करता है। लेकिन चूँकि वेपर एब्जॉर्प्शन में हम कंप्रेशन कर नहीं रहे तो कंप्रेसर को हमने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया और कंप्रेसर के स्थान पर यहाँ पर हम काम में लेते हैं 4 नए कंपोनेंट जिनका नाम है एब्जॉर्बर। एक एब्जॉर्बर होता है, एक जनरेटर होता है, एक पंप होता है, एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व होता है। तो हमने क्या किया, दूसरे अंतर में कंप्रेसर इज रिप्लेस्ड बाय एब्जॉर्बर, जनरेटर, पंप एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। और इसके अलावा जो वेपर कंप्रेशन में आपने 3 एडिशनल कंपोनेंट पढ़े थे जिनका नाम है कंडेंसर, एक्सपांशन वाल्व और इवेपोरेटर, ये भी सेम रहते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में। तो दोनों में समानता तो ये है कि ये तीनों कंपोनेंट दोनों में होते हैं। बाकी असमानताएं ये 2 सिद्धांत के आधार पर बताए। इनका जो कंपैरिजन है वो आगे के टॉपिक में हम विस्तार से जानेंगे। आज मुझे सिर्फ वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन में अंतर दिखाने के लिए मुझे ये 2 जो अंतर है वो आपको दिखाना ज़रूरी है, जिससे कि आप जान पाएँ कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वेपर कंप्रेशन से किस तरह डिफरेंट है। तो देखते हैं हम आगे। एक बार पुनः मैं इस डायग्राम से आपको बताना चाह रहा हूँ, अब तक जो हमने स्टडी किया है वो था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और इसमें हमने शुरुआत की थी इसमें हमारी शुरुआत हुई थी कंप्रेसर से। ये हमारा कंप्रेसर था, फिर कंडेंसर,
देन एक्सपांसन डिवाइस और इवेपोरेटर। और इसमें हमने जो सिस्टम है एब्जॉर्प्शन सिस्टम में कंप्रेसर को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है। कंप्रेसर के स्थान पे हम एक नए कंपोनेंट काम में लेते हैं। अगर कंप्रेसर को इस सिस्टम से हटा दिया जाए और उसमें एक जनरेटर, एक एब्जॉर्बर, एक पंप और एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व अगर ऐड कर दें तो जो सिस्टम होगा उसको कहेंगे हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो आगे देखते हैं हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम किस तरह काम करता है। तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का जो डायग्राम है मैं इस चित्र के द्वारा दिखाने जा रहा हूँ। और इस डायग्राम में शुरुआत करता हूँ एक्सपांसन वाल्व से। ये हमारा थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व। ये हमारा इवेपोरेटर है और इवेपोरेटर के बाद वेपर कंप्रेसर साइकिल में हम कंप्रेसर पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इवेपोरेशन के बाद हम एब्जॉर्बर की तरफ शुरुआत होती है। इसमें एब्जॉर्बर से यहाँ पर एक पंप के द्वारा हम रेफ्रिजरेंट को जनरेटर में भेजते हैं। जनरेटर कुछ वेपर को आगे भेजता है और लिक्विड को नीचे एब्जॉर्बर में भेज देता है। जनरेटर यहाँ पर एब्जॉर्बेंट को अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पर जो मेन सिस्टम होता है उसको मैं एक बार वापस पढ़ के सुना देता हूँ। एक सरल वाष्प अवशोषण प्रशीतन निकाय में क्या होता है, तो इसमें वाष्प अवशोषण प्रशीतन निकाय प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करने की प्राचीनतम विधियों में से एक है। वाष्प अवशोषण निकाय में एक ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो निकाय के एक चरण में प्रशीतक पदार्थ को आसानी से अवशोषित कर ऐसा विलयन बनाए जिसे एक अन्य चरण में गर्म करके प्रशीतक विलयन से सुगमता से अलग कर सके या हो सके। तो यहाँ पर हम दो इस डायग्राम में हम एक तो एब्जॉर्बर काम में लेते हैं, एक होता है हमारा रेफ्रिजरेंट, एक होता है हमारा रेफ्रिजरेंट और एक होता है एब्जॉर्बर। रेफ्रिजरेंट हम अमोनिया काम में लेते हैं और एब्जॉर्बर लेते हैं पानी। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक एब्जॉर्बर में काम में लेते हैं हम तो इस सिस्टम में हम वाष्पन संपीड़न निकाय की संपीड़क के स्थान पर यानी कंप्रेसर के स्थान पर अवशोषण निकाय में एक अवशोषक यानी एब्जॉर्बर, एक पंप, एक जनरेटर एवं एक वाल्व लेते हैं तथा निकाय के शेष अवयव संपीड़न निकाय की भांति होते हैं। संपीड़न की अनुपस्थिति के कारण अवशोषण निकाय का प्रचालन अपेक्षाकृत शोर रहित होता है क्योंकि हमने कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया है और रिसेप्टिंग कंप्रेसर या कंप्रेसर की जो वर्किंग होती है उसमें थोड़ा सा साउंड होता है, लेकिन हमने कंप्रेसर को यहाँ पर बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया है और उसके स्थान पर हम ये 4 कंपोनेंट लेके आए हैं। इसलिए वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में साउंड रहित ऑपरेशन होता है। इसका उपयोग छोटी घरेलू प्रशीतन इकाइयों के साथ ही बड़ी औद्योगिक प्रशीतन इकाइयों में भी किया जाता है। तो इसका जो सिंपल डायग्राम है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हम एक तो लेते हैं हम इसमें रेफ्रिजरेंट जो लेते हैं हम वो लेते हैं अमोनिया, ये हमारा रेफ्रिजरेंट होता है। और एक लेते हैं हम एब्जॉर्बेंट, अवशोषक एब्जॉर्बेंट।
एब्जॉर्बेंट लेते हैं हम पानी, ये लेते हैं हम पानी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम एक्सपांसन वाल्व से। एक्सपांसन वाल्व में क्या होता है, उससे पहले लिक्विड अमोनिया जो कि हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपांसन वाल्व में से होते हुए एवेपोरेटर में पहुंचता है और यहाँ पर अपनी हीट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद कूलिंग प्राप्त करता है और एवेपोरेटर में कूलिंग प्राप्त होती है। उसके पश्चात ये अपनी स्थान की जो एवेपोरेटेड स्थान का जो कूलिंग एब्जॉर्ब करने के पश्चात लिक्विड अमोनिया यहाँ पर लो प्रेशर वेपर अमोनिया में चेंज हो जाती है। इसके पश्चात जब यहाँ से हम निकलते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं हम एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में क्या होता है, यहाँ पर ऊपर पानी स्प्रे होता रहता है। यहाँ पर ये पानी है, ये पानी है, यहाँ पर एब्जॉर्ब होता रहता है। जब लो प्रेशर अमोनिया वेपर पानी के संपर्क में आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन, या इसको बोलते हैं एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन, यानी पानी अमोनिया की वाष्प को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये जो सॉल्यूशन होता है इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन। इसमें पानी और अमोनिया दोनों होते हैं। इसको पंप के द्वारा हम जनरेटर में भेजते हैं। जनरेटर एक हीटिंग डिवाइस है हमारी। यहाँ पर एक हीटर है, ये हीटर है जनरेटर, और यहाँ पर क्या करता है, ये जो सॉल्यूशन है लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन है, ये इसमें से अमोनिया को हम अलग कर देते हैं और जब हीटिंग होती है इसमें तो अमोनिया वेपर अलग हो जाती है और पानी नीचे सेपरेट होके अलग हो जाता है और ये इस पानी को हम वापस एब्जॉर्बर में भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या हीट सप्लाई करनी पड़ती है हमें जनरेटर में। देन अमोनिया की वेपर को हम कंडेंसर में भेजते हैं और ये हाई प्रेशर वेपर अमोनिया लिक्विड अमोनिया में चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो पंप लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ अमोनिया का जो दाब है वो पंप के द्वारा बढ़ जाता है, कुछ दाब बढ़ाते हैं जिससे कि अधिक दाब वाली अमोनिया जब जनरेटर में जाती है तो ये पानी से अलग सेपरेट हो सके। तो इस तरह से लिक्विड अमोनिया एक्सपांसन वाल्व में आती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से सरल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को दिखाया गया है। और सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम सिंपल डायग्राम से इजीली एक्सप्लेनेबल है और इसमें जो कंपोनेंट है वो आप देख सकते हैं। ये कंपोनेंट हैं, ये कंप्रेसर को हटाने के पश्चात है। कंप्रेसर को हटाया हमने और इस कंपोनेंट को हमने काम में लिया है। यहाँ पर जो कंप्रेसर है वो इसी से रिलेटेड है कंप्रेसर। तो ये कंप्रेसर यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमने वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की और मेरा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हमने ये जाना कि अगर कंप्रेसर को रिप्लेस कर दिया जाए तो हम एक नए सिस्टम से रेफ्रिजरेशन या कूलिंग प्राप्त कर सकते हैं और वह कूलिंग कंप्रेशन सिस्टम से कम होती है, शोर रहित होती है और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल इफेक्टिव भी नहीं माना जाता है। तो इसको थोड़ा सा रिप्लेस करते हुए हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं जिससे बोलते हैं हम आगे का एनालिटिकल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। जो कि हम आगे वाले सिस्टम में देखेंगे। और ये सिस्टम प्रैक्टिकल बेसिस पर तैयार हुआ था और ये सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। फाइनली हमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम पर ही आना पड़ा और वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो था वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ। और उस सिस्टम में जो COP थी, COP जो होती है वो वेपर कंप्रेशन की ज़्यादा थी। COP एब्जॉर्प्शन सिस्टम से वेपर कंप्रेशन सिस्टम ज़्यादा होने के कारण
इस सिस्टम को हम ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ कर पाए। तो आज हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।